इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 8 संस्कृतियों का टकराव भाग 3। इसमें हम अटलांटिक पारगमन से पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि अटलांटिक को पार करके जो भी खोजी यात्री थे, चाहे जो भी सैनिक थे, वो कैसे जाते थे। चाहे कोई भी यात्रा करने वाला हो तो कैसे जाता था, कहाँ कहाँ जाता था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से लेकर 1506 एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कट इच्छा थी। बहुत ज्यादा इच्छा हुआ करती थी उसके अंदर में। भविष्यवाणी में विश्वास करते हुए यह मानता था कि उसके भाग्य में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूरब, पश्चिम से पूरब द इंडीज की ओर जाने का रास्ता खोजना लिखा है, कि वो इंडिया का रास्ता खोजेगा। पहले उसको इंडीज बोलते थे, इंडिया को पहले ये लोग इंडीज बोलते थे, तो इंडीज का रास्ता उन लोगों को खोजना था। क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। वह कार्डिनल पियर डिएली द्वारा 1410 में लिखी गई एक किताब था, खगोल शास्त्री और भूगोल की पुस्तक, इमगो मुंडी नाम है उसका। तो क्या नाम है, इमको मुंडी से बहुत प्रेरित हुआ था वो लड़का। कौन लड़का? क्रिस्टोफर कोलंबस। बहुत ज्यादा प्रेरित हो गया। कब? अपने बचपन के ही समय में। जब बचपन के समय में वो बहुत ज्यादा इच्छा रखता था वो कि भैया हम भी एक दिन जाएंगे। तो उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन वे मंजूर नहीं हुए थे। पर सौभाग्य से बात यहाँ पर आ जाती है कि सौभाग्य से स्पेन की पदाधिकारियों ने उनकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली कि चलो भैया हमारे साथ चलो। वह उससे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1492 को पालोस 1492 को पालोस के पतन से, पालोस के बंदरगाह से अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना हो गया। रवाना होने के बाद क्या होता है, लेकिन कोलंबस और उसके साथी जितने भी उधर हुआ करते थे, कोलंबस और उसके साथी अनुमान से अधिक लंबी चलने वाली अटलांटिक यात्रा के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वह अनुमान से ज्यादा समय तक उन लोगों का सफर रहा था। उनका बेड़ा जो था छोटा सा था, बेड़ा उनका नाव जो था छोटा सा था, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव, मतलब छोटा सा नाव, और 2 कैरेवल छोटे इलाके के जहाज होते थे उसमें, जिसको पिंटा और नीना थे वहां पे। तो सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। उसमें 40 कुशल नाविक थे। कितना? 40 कुशल नाविक थे। यात्रा पर जाते समय अनुकूलन व्यापारिक जो थे, हवाओं के सहारे उनका बेड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन रास्ता लंबा था। बहुत ज्यादा रास्ता लंबा होने के कारण 33 दिनों तक बेड़ा तैरता रहा पानी में। आगे से आगे बढ़ता गया, मगर तट के दर्शन नहीं हुए थे उन लोगों को। ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से आकाश था, तो नीचे समुद्र का पूरा पानी, समुद्र ही समुद्र था। अब तो उसके नाविक बेचैन हो उठे थे, जो भी नाव के अंदर थे वो भी बेचैन हो गए थे। उनमें से कुछ तुरंत वापस लौटने की मांग कर रहे थे कि भैया तुरंत वापस चलो यहाँ से। मतलब 33 दिन आ गए थे, खाना पीना खाने के लिए कुछ नहीं था। अब 33 दिन वापस वो लोग कैसे जा पाते? नहीं जा पाते ना। इसलिए अब तो उसके नाविक बेचारे हो ही चुके थे, मांग कर रहे थे चलो भैया। तो आखिर 12 अक्टूबर 1992 सफर किया हुआ था। 3 अगस्त को सफर शुरुआत हुआ था। अभी तो यहाँ 12 अगस्त ही हो रहा है, 33 दिन कहाँ हुआ जी। तो 12 अगस्त 1992 1492 को उन्हें जमीन दिखाई दी। कितना दिन बाद? 33 दिन के बाद। मतलब इनके अनुसार से उस समय अंतराल यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, जिससे कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह का
बहामा द्वीप समूह का गुआनाहिना द्वीप था। उसका नाम था गुआनाहिनी नाम था उसका। यह कहा जाता था कि इस द्वीप समूह को बहामा नाम कोलंबस द्वारा इसलिए दिया गया था क्योंकि वह चारों ओर से छिछले समुद्र जिसे स्पेन के बाजा मार कहते थे, उससे घिरा हुआ था, इसलिए उसको नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? गुआनाहानी। आगे देखा जाता है तो गुआनाहानी में जब एक बेरा गया तो इस बेरे ने नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया। अरावाक लोगों ने बहुत स्वागत किया इन सभी लोगों का। और अरावाक लोग जो थे शांति प्रिय थे। क्या थे? अरावाक लोग एकदम शांत रहने वाले आदमी थे। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिल बांट कर खाया। वस्तुतः देखा जाए तो कोलंबस उनकी इस उदारता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और उसने इस बारे में अपने रोज नामचा रोज अपनी डायरी में जो लिखता था ना, तो रोज वाला डायरी में इसको भी लिख डाला था कि बाद में जाकर कोई पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि नाव वाले आते हैं तो उधर के लोग कैसे उधर आकर स्वागत करते हैं। तो उसमें लिख रहा था, अपने रोज नामचा में अपनी डायरी में लिख रहा था, यह अमेरिकी मूल निवासियों के साथ यूरोपीय लोगों के मुलाकात यूरोप के कास्ट ब्लॉक वाली एक छपाई 16वीं सदी में छपा गया था। चलिए वो छोड़िए, यहाँ से देखते हैं। वे इतने ज्यादा उदार हुआ करते थे, वो इतने ज्यादा उदार और सरल स्वभाव के लोग हैं कि अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। क्या है? सब कुछ देने को तैयार हैं। वह कभी इनकार नहीं करते थे, बल्कि वे सदा बांटने को तत्पर रहते थे। हमेशा बांटो। और इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आया है। उतना ज्यादा प्यार वहां पर बांटते थे। आगे देखते हैं तो कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। तो कोलंबस में गुआनाहानी जो इलाका था, तो कोलंबस वहां पर अपना स्पेन का झंडा गाड़ कर आ गया। उसने इस द्वीप का नया नाम रख दिया। नया नाम सैन सेल्वाडोर रख दिया था, नया नाम उसका। वहां उसने एक सार्वजनिक उपासना कराई थी और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया था वहां का। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबा नास्केन, तो क्यूबा, उसको छोटे में क्यूबा बोलते थे। क्यूबा में बहुत ज्यादा गृह युद्ध हुआ था। तो क्यूबा जिसे उसने जापान समझा था और किसका नया नाम उसको दिया गया था। तो किसका नया नाम? तो उसका नया नाम एक और था यहाँ पर, हिस्पेनियोला। तो हिस्पेनियोला रखा गया, जो आज दो देश हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक में बटा हुआ है। तो आज उसको दो अलग अलग देशों में बांट दिया गया है। आगे देखते हैं। तब आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया गया। यद्यपि यहाँ पर सोना तत्काल उपलब्ध नहीं था, इसलिए लेकिन खोजकर्ताओं ने सुन रखा था कि सोना हिस्पानियोला में, कुछ खोजीकर्ताओं को पता था, सुन रखा था कि सोना हिस्पानियोला में भीतरी क्षेत्र की पहाड़ी जलधाराओं से मिल सकता है। तो वहां पर जाकर उन लोगों ने खनन चालू कर दिया, वहां पर खोदना चालू कर दिया। लेकिन कोलंबस और उसके साथी जो थे इस संबंध में आगे कुछ करते उससे पहले ही उनका यह अभियान दुर्घटना में फंस गया और खुखार कैरीब मतलब कुछ ऐसे कबीले होते थे जो लूटने का काम करते थे। तो कैरीब कबीलों की प्रचंडता का भी उसने सामना करना पड़ा था उनको, और नाविक जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए अधीर हो गए थे क्योंकि बहुत समय हो गया था उनको नाव में बैठे बैठे। वापसी यात्रा जो थी अधिक कठिन साबित हुआ करती थी क्योंकि जहाजों को दीमक लग गई थी, मतलब कीड़ा लग गया था, और नाविकों को थकान और घर की याद सताने लगी थी।
और इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे थे। 32 सप्ताह मतलब समझ रहे हो आप, करीबन 6 महीना से ऊपर। आगे चल 800 का 32 मतलब समझो कि 7 से 8 महीना। तो आगे चलकर ऐसी 3 यात्रा और आयोजित की गई थी, जिसके दौरान कोलंबस ने बहामा और बृहत्तर एटिलीज द्वीप दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य। यहाँ पर देखा जाए तो पूर्ववर्ती यात्राओं से यह पता चला है कि इन स्पेनी नाविकों ने, स्पेन के नाव चालकों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप की खोज निकाला था। नया महाद्वीप उन लोगों ने खोज निकाला था। आगे देखते हैं। तो कोलंबस की विशेष उपलब्धि यह रही है कि उसने अंततः समुद्र की सीमाएं खोज निकाली और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताह तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले के दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। अक्सर देखा जाए तो जगहों को उन्हें खोजने वाले के अनुसार नाम दिया जाता था। इसलिए देखा जाए तो यह एक अजीब बात है कि कोलंबस की स्मृति में, कोलंबस के याद में समस्त अमेरिका महाद्वीप को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश है कोलंबिया। तो कोलंबिया का नामकरण किया गया था, जबकि वह उन दिनों इलाकों में से किसी एक में भी नहीं गया था, फिर भी उसका नाम रख दिया गया। और उसके द्वारा खोजे गए महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलवेता, क्या नाम था उसका, अमेरिगो, तो इसलिए अमेरिका उसका नाम रख दिया गया। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर किया गया था, जिसने उनका विस्तार का अनुभव वहां पर किया था और उन्हें नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड के नाम से संबोधित किया था। और उनके लिए अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशन द्वारा 1507 में किया गया था और अमेरिका का नाम उसी समय से रख दिया गया कि अमेरिका ही होगा। अगले थोड़ी देर में पढ़ेंगे अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, पहले ये जान लेते हैं। 1492 में क्या हुआ, यूरोप वासियों द्वारा समुद्री यात्रा। 1492 में कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन के दावेदारी की। 1494 में तो उस समय अनखोजी दुनिया का पुर्तगाल और स्पेन के बीच बंटवारा हो गया था। 1497 उसमें एक अंग्रेज यानी जॉन कैबोट ने उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज की थी। और 1498 में वास्को डिगामा कालीकट कोझिकोड पहुंच गया था। 1499 में अमेरिगो वेस्पुसी ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट को देखा, इसलिए वो नाम रख दिया अमेरिका। 1500 के करीब में कैब्राल ने ब्राजील पर पुर्तगाल की दावेदारी की। 1513 में बाल्बोआ ने पनामा इस्थुमस को पार किया और प्रशांत महासागर को देखा। 1521 में कोटेसन ने एस्टेक लोगों को हराया, मतलब लड़ाई में। 1522 में स्पेनवासी मैंगलन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया। 1532 में पियाजो ने इनका राज्य को जीत लिया। 1571 में स्पेन के सैनिकों ने फिलिस्तीन को जीता। 1600 के करीब में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नए स्थापना होते जाते थे, बनते जाते थे, कुछ लोग अपनी खुशियां मनाते थे और हम लोग के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया जाता है। बताया जाएगा, अपना भी टाइम आएगा, बहुत अच्छे से टाइम आएगा।
आगे देखते हैं तो अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। तो स्पेनी साम्राज्य का विस्तार जो था बारूद और घोड़े के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ था, क्योंकि स्पेन साम्राज्य में उन लोग बारूद का इस्तेमाल और घोड़े का इस्तेमाल वो लोग सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए करते थे, इसीलिए उन लोगों ने हर सब किसी को हराते चले गए। स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था या फिर सोने और चांदी की खदानों में काम करना पड़ता था। विशेष बात तो यह थी कि वहां पर प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्ती बसाने पड़ती थी। वहां पर छोटा छोटा बस्ती बसाना पड़ता था, जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। जो स्थानीय मजदूर है उस पर वो लोग निगरानी रख पाते थे, और स्थानीय प्रबंधकों को नए नए प्रदेश और देखा जाए तो संभव हो सकता है नए नए प्रदेश और संभव हो सकते हैं कि सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया जाता हो। सोने के लालच से गंभीर हिंसक घटनाएं जो होती थी ना, वो भड़कते रहती थी, जिनका स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध भी किया था कि नहीं भैया, ये हमारे तरफ का धरोहर है, इसको हम खत्म करने नहीं देंगे। स्पेनी विजेताओं के कठोर आलोचक कैथोलिक फैरियर भिक्षु को वहां पर फैरियर बोलते थे। द कैथोलिक भिक्षु बर्टोमोल डी लास कैसास ने कहा था कि स्पेनी उपनिवेश अक्सर अपनी तलवार की धार जो थी ना, उसकी जो आगे के शार्पनेस होता है इतना तेज होता है कि हाथ रखते कट जाए। तो तलवार के धार अरावाको के नंगे बदन पर आजमाते थे। तो तलवार का धार कितना है, तो अरवाक लोगों में से किसी को उठा लाते थे, उसके नंगे बदन पर ऊपर से नीचे तक करके देखते थे कि हमारा तलवार का धार कैसा है। एक ऊपर से नीचे कर देंगे, कट गया तो समझो कि धार मस्त है। इस तरह वो लोग तलवार के धार को चेक करते थे। आगे देखा जाए तो जब सैनिक दमन और बेगार का तांडव हो रहा था तभी महामारी के विनाश लीला ने नया मोर्चा खोल दिया था। पुरानी दुनिया की बीमारियां विशेषतः देखा जाए तो चेचक ने अरवाक लोगों पर कहर ढा दिया था, क्योंकि उनमें जंग प्रतिरोधक क्षमता जो थी, उस रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोध क्षमता कम थी। और जो चेचक होता है ना, घाव हो जाता है, बड़ा बड़ा घाव हो जाता है शरीर में, इसलिए इतना दर्द होता है कि दर्द के मारे लोग मर जाते हैं। स्थानीय लोग ये मानते थे कि इन बीमारियों का कारण क्या है। इन बीमारियों का कारण स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां थी। गोलियों की वजह से ये बीमारी फैल रहा है। अरवाको और उनकी जीवन शैली का लोग निहायत खामोशी से स्पेनियों के साथ हुए उस दुखंत मुठभेड़ चाहे मुकाबले की याद दिलाती है, जब ये सब लोग मरते हैं। तो ये लोग निहत्थे होते थे और वो लोग पूरा हथियार से लैस होते थे, तब हराते थे ना। निहत्थे होकर लड़ा के दिखाएं, हराइए देगा सिर्फ से। कोलंबस ने अभियानों के बाद स्पेन वासियों द्वारा मध्यवर्गीय और दक्षिणी अमेरिका में खोज बराबर चलती रही और उसमें सफलता मिलती गई। बराबर खोज होते गया, सफलता मिलते गया। कोलंबस बाहर की दुनिया देखता था, बाकी लोग अपने इलाके में देख लेते थे कि कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है। आधी सदी के भीतर ही देख लिया जाए तो स्पेन वासियों ने लगभग 40 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक देखा जाए तो उसके समस्त क्षेत्रों को खोज कर बिना किसी चुनौती के उस पर अपना आसानी से अधिकार प्राप्त कर लिया था, क्योंकि अक्षांश 40 डिग्री उत्तर 40 डिग्री दक्षिण इन सब पर इनका कब्जा हो चुका था। उपयुक्त घटनाओं के से पहले देखा जाए तो स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र के 2 बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था, और यह काम मुख्यतः दो व्यक्तियों हरमन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिजारो, ये 2 लोगों की वजह से हुआ था। और हरमन कोर्टेस का जन्म कब हुआ था? 1478 से लेकर 1547 के बीच में उनका जन्म मृत्यु, और फ्रांसिस्को पिजारो का 1478 से लेकर 1500
41, 1478 से लेकर 1541, याद रहेगा ना? हाँ। उनके अभियानों के द्वारा देखा जाए तो किया गया खर्च स्पेन के जमींदारों, नगर परिषदों के अधिकारियों और अभिजातों ने उठाया था, और इन अभियानों में शामिल होने वाले वे जीत के बाद हासिल होने वाले अपेक्षाकृत हिस्से के बदले में अपने अस्त्र शस्त्र भी मुहैया करवाए। वो सब कुछ देते थे, जमींदार से लेकर नगर परिषद के अधिकारी भी, कि अगर जीत गए तो उधर से हमको पैसा मिलना चाहिए, जो भी मिलेगा आपको, जो भी आप लाओगे उसका हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। कार्टेस और एस्टेक लोग, अब कार्टेस और एस्टेक लोगों की बात यहाँ पर की जाती है। तो कार्टेस और उनके सैनिकों ने, जिन्होंने कोकी एस्टोडोर कहा जाता है, मेक्सिको को रौंदते हुए उसे चुटकियों में जीत लिया। 1519 में क्यूबा से मेक्सिको आया था, जहां उसने टाटानिक समुदाय से दोस्ती की थी। उसके बाद टाटानिक लोग जो थे एग्जिट शासक के अलग होना चाहते थे, एग्जिट शासक से वो लोग अलग होना चाहते थे, और एस्टेक शासक मांटेजुमा ने कार्टेस से मिलने के लिए अपना एक नया अधिकारी भेजा था। वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता, उसके बारूद और घोड़े के प्रयोग को देखकर घबरा गया। स्वयं मांटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया था कि कार्टेस सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है, जो अपना बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ है। इसीलिए वो सब डर के मारे अपने सारे संपत्ति को दे देते थे। क्या करेंगे बेचारे, मरेंगे थोड़े ना। यहाँ पर देख लो, बर्नार्ड डियाज ने लिखा कि और हमने इन सभी शहरों और गांवों को जल में बना हुआ अन्य कस्बों को सूखी जमीन पर बसा हुआ देखा, और यह भी देखा कि मेक्सिको नगर तक जाने के लिए जल में सीधा और समस्त रास्ता बनाया गया है। तो हम दंग रह गए। ये बड़े नगर और भवन जो पानी में खड़े हुए थे सभी पत्थर के बने हुए थे, और ऐसा लगता था कि मानो हम अमाडिस की कहानी का कोई अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। सचमुच हमारे कुछ सैनिक तो यह पूछ ही बैठे थे कि कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं ना जी। ऐसे बात हो जाते थे। डेना मेरिना देखो क्या बोलती है। बर्नार्ड डियाज डेल कैस्टिलो उसका नाम था पूरा, जो 1495 से लेकर 1484 तक उसका अंतराल रहा था। उसने अपने टू हिस्ट्री फॉर मैक्सिको में लिखा है कि टेबेस्को के लोगों ने कोर्टेस को डोना मैरिना नाम की एक सहायिका दी। सहायिका मतलब एक सेवा करने के लिए किसी को भेजा, वहां पर सहायिका दी थी। वह 3 भाषाओं में प्रवीण थी, 3 भाषा बोलती थी, और उसने कार्टेस के लिए दुभाषीय के रूप में बहुत निर्णायक भूमिका अदा की थी। दो देश को समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत अच्छा भूमिका वो निभाई थी। यह हमारी जीत की जिम्मेदार शुरुआत थी। ये क्या थी? जीत की जिम्मेदार शुरुआत थी और जोरदार शुरुआत थी। और डोना मारीना की सहायता के बिना हम न्यू स्पेन और मेक्सिको की भाषा नहीं समझ सकते थे। कहा कि न्यू स्पेन और मेक्सिको की भाषा नहीं समझ सकते थे, इसीलिए इनकी जरूरत पड़ी जो सब समझ ले और समझा भी दे। डियाज सोचता था कि वह एक राजकुमारी थी, लेकिन मैक्सिकन लोग जो थे उसे मालिंच यानी विश्वासघातिनी कहते थे। मालिंच मतलब कलंकनी, विश्वासघाती कहते थे। मालिंचिटका का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो दूसरों की भाषा और कपड़े की हूबहू नकल कर देवे। लेकिन हम लोग के आम भाषा में उसको कुलक्षणी बोला जा सकता है, बोलते भी है लोग, लेकिन यहाँ पर उसके भाषा और उसके कपड़ों को हूबहू कर दिया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मालिचिस्टा।
तो उसको मालिचनी बोला जाता है। यहाँ पर तो वो लोग अलग अलग नाम के शब्द से भी उसको उच्चारण देते थे। मालिंच यहाँ पर बोला जा रहा है, तो मालिंचिस्टा इसको पूरा कर दिया गया है। स्पेन सैनिकों ने ट्लैक्सकल्लानो ट्लैक्सकल्लानो पर हमला बोल दिया था, और ट्लैक्सकल्लान खुखार लड़ाकू थे, बहुत ज्यादा खुखार लड़ाकू थे। उन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध करने के बाद अंततः समर्पण कर दिया, क्योंकि स्पेनी सैनिकों ने क्रूरता पूर्वक उन सबका सफाया कर दिया, क्योंकि गोली बंदूक तोप सब था उस समय। फिर वे टेनोक्टिलेन टेनोक्टिलिन की ओर बढ़े, जहां वे 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए थे, और फिर वहां पर आक्रमण कर दिया। स्पेनी आक्रमणकारी टेनोक्टिलेन तो टेनोक्टिलोन के दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। यह जो था मैड्रिड से 5 गुना बड़ा था। मैड्रिड को जो जीत कर आए थे उससे 5 गुना बड़ा था, और उसकी आबादी जो थी स्पेन के सबसे बड़े शहर सेविल्ली से 2 गुना, यानी 1 लाख थी। कितना थी? 1 लाख थी। तो भैया हर चीज एक जैसा थोड़े होता है, एक जगह पर कम मिले तो उसके बाद वहां पर तो अलग मिलेगा ना। आबादी में भी बदलाव तो आते ही हैं। मोंटेजुमा ने कॉर्टेस का हार्दिक स्वागत किया। मोंटेजुमा के जो शासक थे उधर के, तो उन्होंने कॉर्टेस का बहुत बढ़िया से हार्दिक स्वागत किया, और एस्टेक लोग बड़े सम्मान के साथ स्पेनियों को शहर के बीचों बीच ले गए थे, जहां मोंटेजुमा ने उन पर उपहारों का वर्षा कर दिया था। इतना उपहार दे दिया कि भैया वो लोग दंग रह गए। लेकिन ट्लैक्सकल्लान के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के कारण उसके अपने लोगों के मन में आशंका थी कि एस्टेकों के एक वृत्तांत में स्थिति का वर्णन यहाँ पर कुछ इस प्रकार किया गया है कि ऐसा लग रहा था कि मानो टेनोक्टिलान, ऐसा मतलब माना जा सकता है कि टेनोक्टिलान ने किसी दानव को शरण दी है, मतलब किसी दानव को उन्होंने शरण दी है। तो टेनोक्टिलान के निवासियों को ऐसा महसूस हो रहा था कि सभी ने भांग खा ली है, वे सब पागल हो गए हैं। हर आदमी भयभीत होकर कांप रहा है, मानो सारी दुनिया की आते ही बाहर निकाली जा रही हो। मतलब उसको आते ही बाहर निकाली जा रही है। ऐसे वो लोग भयंकर डर गए थे, भयकांत निंदा में सो गए थे। मतलब जब ये लोग जब कॉर्टेस जब वहां पर आए तो उनको देखकर ये लोग बहुत डर गए, क्योंकि एस्टेक के लोगों को देखकर बहुत लोग डर जाते थे। एस्टेक लोगों की चिंता भी निर्मूल थी। क्या थी? निर्मूल्य थी। उसका कोई मूल्य तो था नहीं, तो एक निर्मूल व्यवस्था थी। और कॉर्टेस ने बिना कोई कारण बताए सम्राट को नजरबंद कर लिया, और कोई कारण नहीं बताया सम्राट को कि भैया हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सम्राट को वहां पर नजरबंद बना दिया, मतलब कैद कर लिया। फिर उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास करने लगा, उसके नाम पर ही शासन करने लगा। और स्पेन के प्रति देखा जाता सम्राट मोंटेजुमा के समर्पणों को औपचारिक बनाने के प्रयत्न में कॉर्टेस ने एस्टेक मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवा दी, और उधर के जितने भी मंदिर थे उसमें ईसाई प्रतिमाओं को स्थापित करवा दिया। मोंटेजुमा ने एक समझौता प्रस्तावित किया और मंदिर में एस्टेक और ईसाई दोनों प्रकार की प्रतिमाएं रखवा दी। अब दोनों प्रकार के वहां पर एस्टेक और ईसाई दोनों प्रकार के वहां प्रतिमाएं रख दी गई, मतलब मूर्ति मंदिर में। इस समय देखा जाए तो कॉर्टेस को अपने सहायक एल्वारेडो को सब कुछ सौंप कर जल्दी से क्यूबा लौटना पड़ा। क्यों? स्पेनी शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण आम जनता ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए उसको वहां पर बुला लिया गया था। तो यहाँ पर किसको राज्य सौंप दिया गया? तो उसने यहाँ पर एल्वारेडो को छोड़ दिया था। तो एल्वारेडो ने हुइजिल पोक्टेली
कि वसंतो उत्सव में कत्लेआम का हुक्म दे दिया कि मारो, सबको मारो। नीचे का तस्वीर देख रहे होगे, दानव को शरण दे दिया, मतलब ये 3 दानव के रूप में है जिसको शरण दिया गया है। ऐसा ये लोग मानते थे जो उधर के लोग होते थे। कहाँ के? मोन्टेजुला के लोग। तो फिर भी वही तो हुआ, बाद में यहाँ पर कत्लेआम मचा दिया। जब 25 जून 1520 को कॉर्टेस वापस लौटा तो उसे घोर संकट का सामना करना पड़ा था। पुल तोड़ दिया गया था, जलमार्ग काट दिया गया था और सड़कें बंद कर दी गई थी। स्पेनियों को भोजन और पेयजल की घोर कमी का सामना करना पड़ता था और कॉर्टेस को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। कॉर्टेस फिर वहां से मजबूर होकर वापस लौट गया। कहाँ पे लौट गया? तो वो लौट गया यहाँ पे। कहाँ पे? मोन्टेजुमा लौट गया, जहां पर उसने किसको छोड़कर गया था? एल्वारेडो को छोड़कर गया था। इसी समय से देखा जाए तो रहस्यमय परिस्थितियों में मोन्टेजुमा की मृत्यु हो गई थी। मोन्टेजुमा मर गया और एस्टेको की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही थी और ये दोनों लड़ रहे थे, अपने अकेले आपस में लड़ रहे थे। उसके परिणाम स्वरूप लगभग 600 अत्याचारी विजेता जो थे और उतने ही टेक्सकलान के लोग मारे गए, मतलब 600 लोग मारे गए दोनों तरफ के। हत्याकांड की इस भयंकर रात को आंसू भरी रात, मतलब नाइट ऑफ टीयर के नाम से जाना जाता है और कॉर्टेस को नवनिर्वाचित राजा, मतलब फिर से उसको रचने वाला राजा क्वेटेमोक के विरुद्ध अपनी रणनीति की योजना बनाने के लिए वापस टेक्सकलान में शरण लेनी पड़ी थी। और उस समय एज़टेक लोग जो थे यूरोपीय लोगों के साथ आई चेचक के प्रकोप से मर रहे थे, क्योंकि चेचक का एक ऐसा प्रकोप था कि छुआछूत बीमारी था, एक बार जो छुएगा उसको भी हो जाएगा, आम बात था ये सब। तो ये सब चलता रहा उसी तरह, जिस तरह एक बीमारी महामारी चलता है उसी तरह चेचक फैला, प्लेग फैला, हैजा फैला, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मारे गए, एक लोग नहीं। गांव के गांव साफ हो जाते थे ये महामारी अगर हो जाता था तो। देखा जाए यहाँ पर तो केवल 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्टिलियन में घुस आया और एज़टेक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार था। और अपस्कुनो ने एज़टेकों को, अपस्कुनो कौन जो सामने से आए थे, तो अपस्कुनो ने एज़टेकों को बता दिया था कि उनका अंत दूर नहीं है, उनका अंत अब दूर नहीं है। इसे वास्तविकता समझकर सम्राट ने अपना जीवन त्याग देना ही ठीक समझा और सम्राट ने अपने जीवन को त्याग दिया। मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्षों का समय लग गया था और कॉर्टेस मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया था और उसे चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से वशीभूत कर दिया गया था। और मैक्सिको के स्पेनियों ने अपना नियंत्रण जो था ग्वातेमाल निकारागुआ इंग्लिश में इसको लिखते हैं, और होंडुराम पर भी स्थापित कर दिया था। अपना नियंत्रण किस किस पर? तो ग्वातेमाल, निकारागुआ और होंडुरास पर स्थापित कर दिया गया था और इतने पर वो अकेले वहां पर राज किया करता था। अगले भाग में हम पढ़ेंगे पिजारो और इंका लोग और उसके बाद से क्रबाल और ब्राजील के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आपको मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ पिजारो और इंका लोगों के बारे में। तो कॉर्टेस के विपरीत देखा जाए तो पिजारो गरीब और अनपढ़ रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे और सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरेबियन द्वीप समूह में आया था। ठीक है, उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में यह सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है, उसको बोलते थे इल्डोर आडो। उसने प्रशांत से वहां पहुंचने के लिए कई प्रयत्न किए, प्रशांत महासागर के रास्ते से। एक बार जब वह अपनी यात्रा से घर स्पेन लौट रहा था तो वह स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया। इस मुकाबले के दौरान उसने राजा को इंका के
कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तबा दिखाए। राजा के मन में लालच आ गया, लोभ जग उठा और उसने पिराजो को यह वचन दे दिया था कि अगर वह इनका प्रदेश को जीत लेगा तो उसे वहां का राज्यपाल गवर्नर बना दिया जाएगा। तो पिजारो ने कार्टेस का तरीका अपनाने की योजना लेकिन वह यह देखकर क्षुब्ध हो गया था कि इंका साम्राज्य की स्थिति वहां से भिन्न थी। कैसे थी? 1532 में वहां अताहु आल्पा ने गृह युद्ध के बाद इंका साम्राज्य की भागडोर अपने हाथ में ले ली थी और तभी वहां के परिदृश्य में पिजारो ने प्रवेश किया और उसने जाल बिछाकर राजा को बंदी बना लिया। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव किया और देखा जाए तो आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती कोई नहीं दिया था। इतनी बड़ी फिरौती नहीं मिलती है छोड़ने के लिए। एक कमरा भर का सोना, मतलब पहले तो 15 बाई 15 का कमरा होता था, उतना बड़ा सोना, मतलब समझ लो एक सोने के पहाड़। लेकिन पिजारो ने अपना वचन नहीं निभाया, उसने राजा का वध करवा दिया और उसके सैनिकों ने जी भरकर लूट मार मचाई और लूटपाट के बाद इंका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया और विजेताओं की क्रूरता से जो जीता था, तो विजेताओं की क्रूरता के कारण उनके बहुत ज्यादा उग्र बर्ताव के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठा था जो 2 साल तक चलता रहा, जिसके दौरान हजारों की संख्या में लोग युद्ध और महामारी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। 2-3 कारण था जिसके वजह से लोग मरते थे। लोग आकर मार देवे, नहीं तो महामारी से मर जावे, नहीं तो युद्ध में मर जावे, नहीं तो भूखमरी से मर जावे। किसी ना किसी से मरना है। अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटोसी मतलब उत्तरी पेरू, आज का बोलिविया, तो बोलिविया के खानों में चांदी के विशाल भंडार का पता लगा लिया है और उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने इंका लोगों को गुलाम बना लिया है। क्या बना लिया? इंका लोगों को गुलाम बना लिया है। क्रवाल और ब्राजील, तो क्रवाल और ब्राजील इसको हम अगले भाग में ले चलते हैं, अगले भाग में पढ़ेंगे। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हो, चाहे आपको कुछ अलग प्रकार के सलाह चाहिए तो आप कमेंट कीजिए मेरे को। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।